आज हम पढ़ने वाले हैं भारत की नदियों के बारे में और भारत की नदियों का कंप्लीट रिवीजन करेंगे जो हमारे आने वाले आरओ और यूपीपीसीएस और बीपीएससी के एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो नदियों को पढ़ने से पहले हम थोड़ा इनकी संरचना को पढ़ लेते हैं। जो नदी जिस तरह से प्रभावित होती है उन संरचनाओं को क्या कहते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले दो चीजें हैं, एक है अपवाह तंत्र, दूसरा है अपवाह प्रतिरूप यानी रिवर सिस्टम और पैटर्न। इसे प्रतिरूप कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? प्रतिरूप। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। और अब एक जो है ये रिवर सिस्टम, रिवर सिस्टम किसे कहेंगे? तो रिवर सिस्टम वो होगा जो जल का बहाव, आपको पता है कुछ एक निश्चित मार्ग में होता है और उसी को अपवाह कहेंगे। नदी के निश्चित बहाव क्षेत्र को क्या कहेंगे? अपवाह कहेंगे। और नदी और उसके सहायक नदियों के द्वारा जो संरचना बनाई जाती है, मान लीजिए ये ठीक है, तो नदी और नदी की सहायक नदियों के द्वारा बनाई गई जल बहाव या अपवाह संरचना को पूरे सिस्टम को अपवाह तंत्र कहते हैं। ठीक है, या रिवर सिस्टम कहते हैं। ये बड़ा सिंपल सा है, समझ में आ गया आपको। अब पैटर्न क्या है? पैटर्न जो होता है वो एक नदी जहां से मतलब ओरिजिन होती है, उद्गम होता है जहां से, ठीक है, जहां से इसकी ओरिजिन होती है और जहां पे इसका मुहाना होता है, वहां तक मुख्य नदी प्लस इसकी सहायक नदियों के द्वारा पूरे संरचना को, पूरे रिवर पैटर्न को, मतलब पूरे रिवर सिस्टम को क्या कहेंगे? रिवर पैटर्न। ठीक है, ये पर्टिकुलर देखने वाली चीज है कि आप कहां पे नदी को देख रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप पूरी नदी को नहीं देख रहे हैं, नदी किसी खास जगह को देख रहे हैं कि नदी कहां से बह के आ रही है, क्या उसमें मिल रही है, तो वो जो पूरा क्षेत्र देखेंगे उसे कहेंगे नदी तंत्र। ठीक है, नदी और उसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाए गए जलभराव क्षेत्र को नदी तंत्र कहेंगे। नदी पैटर्न या नदी प्रतिरूप कब कहेंगे या रिवर पैटर्न कब कहेंगे? जब नदी के ओरिजिन उद्गम से लेकर मुहाने तक और उसकी सहायक नदियों द्वारा संपूर्ण संरचना को देखेंगे तो उसे क्या कहेंगे? रिवर पैटर्न। ठीक है, यहां तक क्लियर है? एक चीज और है जिसे हम कहेंगे नदी द्रोणी। नदी द्रोणी क्या होता है? तो नदी द्रोणी जो होता है वो एक अपवाह क्षेत्र ही होता है, यानी नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को ही नदी द्रोणी कहा जाता है। ठीक है, जलभराव क्षेत्र, नदी द्रोणी सब एक ही चीज है, अपवाह क्षेत्र सब एक ही चीज है। ठीक है, लेकिन इसमें नदी और उसकी सहायक दोनों नदियों का जलभराव क्षेत्र शामिल होगा, उसे हम द्रोणी कहते हैं। एक होता है नदी जल संग्रहण क्षेत्र, ठीक है, और दूसरा होता है जल संभर क्षेत्र। इसे हम कह सकते हैं कि वाटर या फिर रिवर सोर्स। ठीक है, तो इन तीनों को समझने की जरूरत है दोनों को। इसे हम एक चीज और कहते हैं रिवर कैचमेंट एरिया, CATC, कैचमेंट एरिया, यानी नदियां जहां से जल भर के ला रही हैं उसे हम क्या कहेंगे? जल संग्रहण क्षेत्र। कहां से ये पानी, मतलब नदी का जो जल है उसे कहां से भर के ला रही हैं। जब बड़ी नदियों का देखेंगे, ध्यान रखना कि ये जो है ये हमेशा बड़ी नदियों के लिए यूज होता है। जैसे गंगा के लिए आप जल संभर क्षेत्र नहीं कहेंगे, ठीक है, आप उसके लिए कहेंगे रिवर कैचमेंट एरिया, जल संग्रहण क्षेत्र, बड़ी नदियों के लिए, जैसे गंगा के लिए। उसी तरह ये जल संभर क्षेत्र इसे कहते हैं वाटर सेट, इंग्लिश में वाटर सेट। ठीक है, वाटर सेट क्या कहते हैं? ये हमेशा छोटी नदियों के लिए यूज होता है। ठीक है, जैसे कुछ नदियां होती है किसी छोटे झील से निकलती हैं, या मतलब किसी बड़े पोखरण में जमा पानी, इस तरह से जो पानी जमा होता है छोटे जगहों पे, वहां से जो नदियां निकलती हैं उसे उसके जल संग्रहण क्षेत्र को क्या कहेंगे, या वाटर सोर्स को क्या कहेंगे? जल संभर क्षेत्र, वाटर सेट। तो आपने शब्दावली देखी, रिवर पैटर्न, रिवर सिस्टम, द्रोणी और वाटर सोर्स। मतलब वाटर सोर्स के लिए दो शब्द यूज होते हैं, एक तो रिवर कैचमेंट एरिया, दूसरा वाटर सेट। ठीक है, इतना हो गया। तो हमने ये दोनों देख लिया, कुछ अन्य शब्दावलियां भी देख लिया। अब हम देखेंगे अपवाह प्रतिरूप या अपवाह तंत्र, इनको निर्धारित कौन करता है, यानी जो नदी की जो संरचनाएं बनती हैं
वो क्यों बनती है, उस मतलब जो अगर कोई नदी उस तरह से बह रही है तो वो वैसे क्यों बह रही हैं, इसको देखने के लिए कुछ कारक होते हैं, उसे हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे जैसे ये कि नदी जहां से बह रही है वो जो सतह है वो बनी कब है, यानी भूवैज्ञानिक अवधि, यानी नदी जिस सतह से बह रही है वो सतह कितनी पुरानी है, वो और वो सतह कैसी है, ये सब मिलकर डिसाइड करेंगे कि अपवाह तंत्र कैसा बनेगा। जैसे आप पढ़ते होंगे ना कि जो हिमालय है वो नवीन पर्वत है, यानी वो मतलब नया बना है। और भारत में अगर पुराना कोई स्थल देखेंगे मतलब भूखंड देखेंगे तो वो हमारा दक्कन ट्रैप या फिर प्रायद्वीपीय भारत जो है वो बहुत प्राचीन स्थल स्वरूप है हमारा। तो ये सब डिसाइड करेंगे। अभी आप जब नदी पढ़ेंगे हिमालय की और प्रायद्वीपीय नदी तो थोड़ा समझ में आएगा कि हाँ ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो एक कारक ये हो गया। दूसरा कारक जो है वो है चट्टानों की प्रकृति। चट्टानों की प्रकृति यानी जो चट्टानें हैं वो कैसी हैं, ठोस हैं या कोमल है। अब इससे क्या होगा, अगर चट्टानें ठोस होंगी तो नदियां इन्हें काट के अपना रास्ता ज्यादा बदल नहीं पाएंगी। अगर चट्टानें कोमल होंगी तो नदियां क्या करेंगी, इनकी मिट्टी को काट के अपना रास्ता अक्सर बदल देंगी। जैसे आपने कोसी देख सकते हैं और दामोदर। इसका मैंने नाम क्यों लिया कि कोसी को बिहार का सुख कहते हैं और दामोदर को बंगाल का सुख कहते हैं, क्योंकि ये अपने मार्ग में बहुत ज्यादा परिवर्तन करती हैं। क्योंकि ये जहां बहती है वहां कोई उस तरह का हिमालय का तराई क्षेत्र है और वहां कोई अपने प्रायद्वीपीय भारत की तरह कोई ठोस चट्टानें तो है नहीं कि वो काटेंगी नहीं और सीधे बहेंगी। तो वो खूब काटती है वहां पे बारिश के मौसम में और वहां पे खूब बाढ़ और तबाही आती है। तीसरी चीज जो है इनके निर्धारित करने वाली वो है स्थलाकृति। देख ध्यान देना, ये मैंने कोई स्थलाकृति कितनी पुरानी है और जो है वो उसके चट्टान कैसी है, ठोस है या कोमल है। स्थलाकृति का मतलब ये हुआ कि जो वहां पे संरचनाएं कैसी हैं, स्थलाकृति पहाड़ है या पठार है या फिर मैदान है। पहाड़ होगा तो जाहिर सी बात है कुछ घाटियां होंगी या मतलब ज्यादा काट पीट नहीं पाएंगी, घाटियों में बहेंगी। पठार होगा तो भी इसका जो बहने का स्वरूप हो वो अलग होगा। नदी अगर प्लेन होगा तो नदियां अपन खुल के अपना बहेंगी, है ना, इनका कोई तो ये सब चीजें मिलके न रिवर सिस्टम या नदी तंत्र को डिसाइड करती है, नदी तंत्र कैसा बनेगा। चौथा जो है वो है ढाल प्रवणता। ढाल प्रवणता, ढाल प्रवणता का मतलब ये हुआ कि ढाल 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 समझ रहे हो ना। प्रवणता का मतलब वो तीव्रता, कितनी तेजी से कितनी ज्यादा है ढाल। जैसे अब ये है, जैसे मान लीजिए अब ये है, इसकी प्रवणता तो बहुत ज्यादा है, यहां से गिरा यहां सीधे पहुंच गया। अब कोई ये है, इसकी प्रवणता थोड़ी कम है। पठार है, इसकी प्रवणता थोड़ी कम है। मैदान उससे सबसे कम है। तो ये भी डिसाइड करती है रिवर सिस्टम कैसा बनेगा। उसके बाद इन सब के होने के बाद भी नदी में जल कितना है, नदी का जल भी रिवर सिस्टम को डिसाइड करने में मदद करता है। क्योंकि जितनी ज्यादा पानी होगा उतना ज्यादा वो स्थलाकृति पे फोर्स लगा सकता है, बल लगा सकता है और मिट्टी को काट सकता है। ठीक है, और अपने साथ गाद को एक जगह से दूसरी जगह बहा ले सकता है या अपने लिए रास्ता बना सकता है। ठीक, उसके बाद एक लास्ट है जिसे मैं कहूंगा कि नदी का जो बहाव है उसकी अवधि क्या है, कितने दिन से बह रही है। अभी नई होगी तो अपना रास्ता एकदम स्थिर नहीं बना पाई होगी, लेकिन बहुत पुरानी होगी जैसे गंगा वगैरह हो गई। गंगा तो उससे पुरानी जाना हो तो दक्षिण भारत की नदियां नर्मदा ताप्ती वगैरह ये सब हो गई। तो अगर ये जितनी पुरानी होगी उसका रास्ता उतना निश्चित हो चुका होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो हमने इसको देख लिया, इसको देख लिया, इसको देख लिया। अब हम पढ़ेंगे अपवाह प्रतिरूप के प्रकार, मतलब जो नदियां अपवाह प्रतिरूप बनाती हैं, रिवर पैटर्न बनाती हैं, वो किस किस तरह की हो सकती हैं उसे देखेंगे। बड़ा कर दिए हैं। तो पहला है वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप, इसे इंग्लिश में कहते हैं डेंड्रेटिक ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, मतलब नदी किस तरह से बह रही है, किस तरह का आकार बना रही है। तो देखिए, जब जो जलधारा होगी वो ढाल के अनुसार होगी, ढाल के अनुसार होगी, किसके, स्थल मतलब वहां पे जहां से बह रही है उसके ढाल के अनुसार होगी। और साथ ही साथ नदी और उसकी जो सहायक नदियां हैं वो वृक्ष की शाखाओं की तरह उससे मिलेंगी। ठीक, कैसे, जैसे मान लीजिए गंगा है, यहां से निकली, ये मैं गंगा का उदाहरण क्यों लूं, गंगा जो है वो वृक्षाकार प्रतिरूप का पालन करती है। ठीक है, ये हो गई गंगा मुख्य नदी। अब गंगा ढाल के अनुसार जिस तरह से हिमालय का ढाल है, प्लेन का ढाल है, उस तरह वो बह रही है। उसके बाद उससे जो सहायक नदियां हैं वो वृक्षाकार, जैसे वृक्ष की शाखाएं एक दूसरे निकली हुई होती हैं उस तरह से वो इससे आके जुड़ी होती हैं। अब इसे ये हो गया आपका, मान लीजिए यहाँ पे एक यमुना वगैरह बना दें
तो ये हो गया चंबल, केन, बेतवा, इधर गोमती, गंडक, घाघरा। तो ये सब जो नदियां हैं वो मुख्य नदी से वृक्षाकार की, जैसे वृक्ष की शाखाएं होती हैं उस तरह से मिली रहती हैं। तो इस तरह जो उसकी संरचना बनती है पूरे नदी तंत्र की, उसे कहते हैं वृक्षाकार रिवर सिस्टम, रिवर पैटर्न या रिवर सिस्टम। सेकंड हमारा है जालीनुमा प्रतिरूप। जालीनुमा प्रतिरूप कब बनेगा? जब दो नदियां एक दूसरे के समानांतर बह रही हों और उसकी शाखाएं लगभग समकोण पे मिल रही हों। ठीक है, तो क्या बनेगा? जालीदार। ठीक है, अब जाल तो देखा ही होगा आपने, ये जो जाल होता है, तो कोई नदी सीधे बह रही है और उससे उसकी जो सहायक नदियां हैं वो समकोण पे आके उससे मिल रही हैं। तो जब आप दो तीन नदियों को ऐसे मिला के देखोगे तो जो सिस्टम आपको दिखेगा वो थोड़ा जालीनुमा दिखेगा। एग्जैक्ट तो नहीं होगा कि नदियां सीधी तो बहती नहीं है। जब दो नदियां समानांतर बहती हैं और उनकी सहायक नदियां उनसे समकोण पे आके मिलती हैं, तो जो जिस तरह का प्रतिरूप का निर्माण होता है जल बहाव का, उसे कहते हैं जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप। क्लियर है? अगला है आयताकार। आयताकार कैसा होगा? इसका भी सिंपल है। आयत कब बनेगा? जब दो नदियां समानांतर बह रही हों और उनसे आके मिलने वाली सहायक नदियां समकोण पे आके मिलती हों। ठीक है, अब कई सारी नदियां ऐसी होंगी तो जालीनुमा बन जाएगी। दो नदियों को आप देखेंगे तो वो आयताकार प्रतिरूप बनाएगा। ठीक है, मतलब दो समानांतर नदियां बह रही हों और उनकी सहायक नदियां उनसे समकोण पे मिल रही हों, तो इस तरह का जो जल बहाव का संरचना बनेगी उसे कहेंगे आयताकार अपवाह प्रतिरूप। नेक्स्ट है आरीय प्रतिरूप। इसे रेडियल रिवर्स पैटर्न कहते हैं, आरीय। ठीक है, आरीय। आरीय कब बनेगा? जब कोई पर्वत हो, जब कोई पर्वत हो और इससे सभी दिशाओं में नदियां निकल रही हों। ठीक है, तो इस तरह की जो संरचना बनेगी इसे क्या कहेंगे? रेडियल रिवर पैटर्न। रेडियल रिवर पैटर्न। आपको जैसे अमरकंटक देखिए, अमरकंटक एमपी में, यहां से एक तरफ निकलती है नर्मदा, इधर निकलती है सोन। तो ये इस तरह की जो संरचना बनती है वो कहेंगे उसे रेडियल। एक शिखर, मतलब एक शिखर से चारों तरफ या कई तरफ या सभी तरफ निकलने वाली नदी से बनाया गया रिवर सिस्टम या नदी तंत्र क्या कहलाएगा? आरीय अपवाह प्रतिरूप। ओके, इसी तरह एक वलयाकार होता है। ये सब उतने इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी जान लेना जरूरी है। वलयाकार कैसा होता है कि जब परिवर्ती नदी अभी आगे पढ़ेंगे परिवर्ती नदी क्या होती है। एक परिवर्ती नदी से जब कोई अनुवर्ती नदी आके जुड़ने से पहले एक कर्व बनाती है। ठीक है, एक नदी है बह रही है, उससे जुड़ने से पहले एक कर्व बनाती है या वलय बनाती है, तो उस संरचना को क्या कहेंगे? वलयाकार या चापाकार। चापाकार भी कहते हैं। इसके तो सब नाम लिखे हुए हैं, समझने वाली चीज है तो समझ लेते हैं बस। अभिकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप क्या हुआ, क्या होगा? देखिए, अभिकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप, अभी ऐसे आपने वो देखा ना, आरीय सभी जगह से निकलती है तो उसे आरीय अपवाह प्रतिरूप कहेंगे। इसी तरह अभिकेंद्रीय, मान लीजिए कोई झील है, ठीक है, और सभी तरह से नदियां आके इसमें विलीन होती हैं, तो इससे इस तरह की जो संरचना बनेगी इसे क्या कहेंगे? अभिकेंद्रीय रिवर पैटर्न या सेंट्रीपिटल रिवर सिस्टम। ठीक है, और एक जो हम अगला है हमारा वो है गुम्मदाकार, डोम शेप्ड। ठीक है, गुम्मद के आकार का होगा। इसमें भी मतलब लगभग ये जो आपका वलयाकार है ना, वलयाकार और ये थोड़ा सा इसका, ये दोनों को मिला, मतलब इसका दोनों मिला जुला रूप रहता है, उस गुम्मद का दिखाई देता है संरचना का, दूर से देखेंगे तो उसे कहते हैं गुम्मदाकार। पैरेलल, समझ में आ रहा है, दो नदियां पैरेलल बह रही हो या दो रिवर सिस्टम पैरेलल बन रही है तो इनके इनके बीच जो संरचना बन रही है वो कैसी बन रही है? पैरेलल, समानांतर। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमें देखना है अपवाह तंत्र। किनकी? अपने नदियों की। अपवाह तंत्र को हम पहले दो भागों में बांट सकते हैं। भारत की जो नदियों का अपवाह तंत्र है उसे हम दो वर्गों में बांट सकते हैं। एक होता है क्रमवर्ती अपवाह तंत्र, दूसरा है क्रमवर्ती अपवाह तंत्र। उसके आगे हम क्रमवर्ती अपवाह तंत्र को भी अनुवर्ती नदियां और परवर्ती नदियों में बांट सकते हैं, यानी कॉन्सिक्वेंट रिवर और सब्सिक्वेंट रिवर। उसके बाद ये जो अक्रमवर्ती नदियां हैं इसको भी हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। एक पूर्ववर्ती, ध्यान रखना ये अनुवर्ती है, ये परवर्ती है, और ये अक्रमवर्ती में पूर्ववर्ती और पूर्वारोपित।
अंतर्व्याकरण, पूर्व मतलब पहले, परवर्ती मतलब किसी के ऊपर, इस तरह की थोपी गई, ठीक है, इस तरह चीजें याद रखना, ठीक है। पहले हम थोड़ा सा रिवर सिस्टम, इसको बाद में देखेंगे। इसका अनुवर्ती का मतलब समझ लेते हैं। अनुवर्ती क्या होगा, मतलब वो नदियां जो सामान्य ढाल की दिशा में बहती हैं, ठीक है, किसी चीज का अनुसरण करती हैं, तो किसका अनुसरण करती हैं, ढाल का, ठीक है, ढाल का अनुसरण करके बहती हैं, तो इसलिए इनको क्या कहते हैं, अनुवर्ती नदियां। ये कहाँ, जैसे उदाहरण के तौर पे अपने गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, यानी दक्षिण की तरफ जो नदियां बहती हैं वो कैसी नदियां हैं, अनुवर्ती। क्यों, क्योंकि ढाल का अनुसरण करती हैं। वहां दक्षिण में जो है उसका जो ढाल है वो पश्चिम से पूरब है, पूरब या कह लीजिए कि उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूरब है। तो ये इनका अनुसरण करती हैं। दो नदियां अपवाद हैं जो, क्योंकि वो भ्रंश घाटी में बहती हैं, तो उनकी बात नहीं कर रहा मैं, इसलिए उनका उदाहरण भी नहीं दिया, ठीक है। परवर्ती नदियां क्या होती हैं, तो परवर्ती नदियां जो अपनी मुख्य नदी से समकोण पर आके मिलती हो, उसे क्या कहेंगे, परवर्ती नदियां। कोई नदी है, बह रही है ढाल का अनुसरण करके, वो क्या गई, अनुवर्ती हो गई। अब कोई नदी, उसकी सहायक नदी उससे आके समकोण पे मिल रही हो, 90 डिग्री का कोण बनाते हुए लगभग, तो उसे क्या कहेंगे, परवर्ती, सब्सक्वेंट रिवर, ठीक है। अब क्रमवर्ती नदियों में पूर्ववर्ती नदियां क्या हैं, तो पूर्ववर्ती नदियां हिमालय निर्माण के पहले हुई हो, हिमालय निर्माण के पहले से बह रही हो, ठीक है। उन्हें क्या कहेंगे हम, पूर्ववर्ती नदियां। जैसे हमारी ये सिंधु नदी हो गई, ब्रह्मपुत्रा नदी हो गई, ये जो नदियां हैं ये हिमालय के निर्माण से पहले से बह रही थी, और हो सकता है इनका रास्ता कुछ अलग रहा हो, पर हिमालय बनने के बाद ये वहां पे धंस गया और एक घाटी बन गई, फिर उन्हीं से ये बह रही हैं, ठीक है। तो पूर्ववर्ती नदियां में जो हिमालय से निर्माण से पहले बह रही हो, या ये कहिए कि जो वहां पे नदियां जहां पे बह रही हैं वहां का जो स्थल है वो उन नदियों से बाद में बना हो, नदियां पहले बह रही हो, उसे कहेंगे पूर्ववर्ती। पूर्वारोपित नदी किसे कहेंगे, पूर्वारोपित नदियां स्थलखंड के ढाल का अनुसरण नहीं करती, ठीक है। इतना सा याद रखना, ज्यादा नहीं। जैसे कुछ एग्जाम्पल है, स्वर्ण रेखा हो गया, चंबल हो गया, बनास हो गया, ये ढाल का अनुसरण नहीं करती हैं, ठीक है। जैसे आप इंडस रिवर देखिएगा, सिंधु नदी, सिंधु नदी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ऑपरेशन सिंदूर में हमने क्या किया, मतलब ऑपरेशन सिंदूर से पहले जो पहलगाम अटैक हुआ, तो हमने जो सिंधु जल समझौता था, सिंधु वाटर एग्रीमेंट, उसे हमने कैंसिल कर दिया। अब इसमें क्या मतलब, सिंधु जल समझौते में क्या था कि सिंधु जल समझौते के तहत सिंधु जल का जो पूरा वाटर सिस्टम है क्या है, ये झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, इन सब का मतलब सिंधु रिवर पैटर्न में जितना पानी है उसका सिर्फ 20% भारत बिना किसी रोक टोक के यूज कर सकता है। ये था रिवर सिस्टम में, बाकी पानी फ्री होके, मुक्त होके उसे बहने देगा, ठीक है, नदी में। क्योंकि भाई पाकिस्तान में भी तो सिंचाई के लिए, बिजली परियोजनाओं के लिए, और साथ साथ नदी बहता तो क्या होता है, एक जैव विविधता का निर्माण होता है ना, एक बायोडाइवर्सिटी का निर्माण होता है, एक इकोसिस्टम का निर्माण होता है, तो उसको बनाए रखने के लिए पानी फ्री होकर बहने देगा, भारत उसका उपयोग नहीं करेगा 20% से ज्यादा। ये सिंधु जल समझौते में था। भारत, पहलगाम अटैक हुआ, भारत ने इसको सिंधु जल समझौता को तोड़ दिया, और उसके बाद अब ये जो 20% का बैरियर था, कहा हम एक बूंद पानी नहीं जाएंगे, कथन था भारत का कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। तो अब इसमें हम थोड़ा सा नदियों का जो लोकेशन है वो देख लेते हैं। तो इंडस नदी, सिंधु नदी यहाँ पे है, झेलम यहाँ पे है, चेनाब यहाँ पे है, ब्यास यहाँ पे है, सॉरी रावी यहाँ पे है, ब्यास यहाँ पे है, सतलज यहाँ पे है। इनका क्रम देख लो आप, पहले सिंधु, फिर झेलम, फिर चेनाब, फिर रावी, फिर ब्यास, फिर सतलज, ठीक है। उसके बाद हम पूर्व की तरफ बह रही बंगाली खाड़ी में जा रही हैं, ये जा रही थी अरब के सागर में, और बह रही थी पश्चिम की तरफ। और ये गंगा रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, वो बंगाली खाड़ी में है और पूर्व की तरफ बह रही हैं। तो ये हम यारलग सांगपो, जिसे ब्रह्मपुत्र आगे चले कहेंगे। उसके बाद हमारा गंगा है, यहाँ पे यमुना है, गंगा की सहायक नदियां गोमती है, घाघरा है, गंडक है, कोसी है, तिस्ता। तिस्ता गंगा की सहायक नदी नहीं, ये ब्रह्मपुत्र में मिलती है, ठीक है।
हमारी गंगा तो यहाँ तक है, ठीक है। उसके बाद ये जो है यमुना को छोड़ के गोमती, आप देखो पूर्व से पश्चिम भी देख लो, सबसे पश्चिम में गोमती है, फिर घाघरा है, फिर गंडक है, फिर कोसी है, ठीक है। ये गंगा में मिल रही है किधर से? ये बायां है कि दायां? आप ये बताओ मुझे। ये है बायां, बाईं ओर से मिल रही गंगा में। दाईं ओर से आपका यमुना मिल रहा है। यमुना की सहायक नदी चंबल है, और चंबल की सहायक नदी ब्यास है, और एक इधर पार्वती, पार्वती भी है। यमुना में बेतवा भी जाके मिल रही है। लूनी ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, जो कच्छ के रण में जाके खत्म हो जाती है, सीधे समंदर में नहीं मिल पाती, ठीक है। ये लूनी याद रखना, ये पूर्व की तरफ, सॉरी पश्चिम की तरफ बहती है और कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। उसके बाद आप हमारी कि साबरमती है, ये अरब सागर में गिरती है। माही है, सागर, ये भी गिरती है अरब सागर में, पूर्व पश्चिम की ओर बहती है। और ये नर्मदा, ताप्ती, प्रायदीपी नदियां हैं, ये दोनों तो बहती ही हैं पश्चिम की तरफ, ठीक है। तो पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, ये अरब सागर में गिरती हैं, ठीक है। लूनी नहीं गिरती, लूनी कच्छ के रण में खत्म हो जाती है। यहां तक हो गया, लोकेशन देख लिए। अब इसके आगे एक आपको यहां मिलेगा स्वर्ण रेखा, ब्राह्मणी, महानंदा, लोकेशन देख लो कहां है। ये है वेनगंगा, तेल, इंद्रावती, ये गोदावरी मुख्य नदी है, जो यहां पे जाके कृष्णा के साथ बनाती है भारत का सेकंड लार्जेस्ट डेल्टा। अगर ये सेकंड है तो फर्स्ट कौन है? तो फर्स्ट भैया हमारा ये है सुंदरबन। सुंदरबन जो गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों मिलके बनाती है, ठीक है। और ये गोदावरी और कृष्णा मिलके दूसरी सबसे बड़ी डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो गोदावरी यहाँ है, कृष्णा यहाँ है, कृष्णा की सहायक नदियां भीमा यहाँ है, ठीक है। ये सब बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, ध्यान रखना। मतलब किधर बहती हैं? पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं, क्योंकि इधर ऊंचाई ज्यादा है, इधर ऊंचाई कम है। उसके बाद तुंगभद्रा, ये भी कृष्णा की सहायक नदी है। फिर हमें पेन्नार मिलेगा, और इधर हमको कावेरी मिल जाएगी। पुन्यार ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैप में है, तो एक बार लोकेशन देख लो कभी आगे कहाँ पे है, कहाँ बहती है। तो एक एरिया तो आपको पता ही है कि लगभग ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु वाला रीजन है। इतना देख लिए, ओवरऑल दर्शन हो गया नदियों का। अब हम एक एक नदी को अच्छे से पढ़ने की कोशिश करते हैं, जो मैं थोड़ा सा हाथ से लिख रखा है। तो हम जब नदियों को पढ़ेंगे उसको दो वर्गों में बांट देंगे। एक तो वो नदियां जो हिमालय से हिमालय की नदियां बहती हैं, मतलब हिमालयी नदी कहते हैं उसको। दूसरी नदियां जो प्रायद्वीपीय एरिया में बहती हैं, उसे प्रायद्वीपीय नदियां कहते हैं। तो हिमालय की नदियां कौन कौन सी हैं? सिंधु है, झेलम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है, सतलज है, गंगा है और ब्रह्मपुत्र है। और इधर नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा, महानदी और कावेरी है। ये मुख्य नदियां हैं, और बाकी इनकी सहायक नदियों का नाम मैंने नहीं लिखा है। ये जो दो नदियां हैं, ये अरब सागर की ओर बहती हैं, ठीक है। तो ये नर्मदा और ताप्ती, ये अरब सागर में गिरती हैं अपवाद के रूप में। और तीसरा जो वर्ग है वो तटीय नदियां हैं। इनको मैंने ज्यादा डिस्क्राइब नहीं किया, लेकिन फिर भी आप देख लो। तटीय नदियां मतलब जो अरब सागर की ओर बहती हैं पश्चिम की ओर। एक है शत्रुंजी, भद्रा, वैतरणी नहीं है, वैतरणी पूर्व की ओर है, ठीक है। ये है वैतरणा। उसके बाद कालिंदी नदी है, भरतपुजा नदी है, पेरियार नदी है, पंबा नदी। ये अरब सागर की ओर बहती हैं, इन्हें तटीय नदियां माना जाता है। तट पे नहीं बहती एकदम, लेकिन उसके पास में थोड़ा सा। और बंगाल की खाड़ी की तरफ, या मतलब उसके तट की तरफ बहने वाली नदियां जो है वंशधारा, पेन्नार, पलार, वैगई, स्वर्णरेखा, वैतरणी और ब्राह्मणी, ठीक है। कौन कौन सी? ये पूर्व की ओर या पूर्वी तटीय नदियां कौन सी हैं? वंशधारा, पेन्नार, पलार, वैगई, स्वर्णरेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी आदि, ठीक है। अब हम नदियों को पढ़ेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले हम सिंधु नदी को पढ़ेंगे, सिंधु रिवर सिस्टम को पढ़ेंगे। तो इसका जो ओरिजिन है, उसका उद्गम कहां से होता है? तो तिब्बत के पास कैलाश पर्वत श्रेणी से इसका होता है। वहां पे बोखरचू के पास जो ग्लेशियर है, जो झील है, मानसरोवर,
वहां से इसका उद्गम होता है। ठीक है, और इसकी जो अगर लंबाई की बात करेंगे तो इसकी लंबाई लगभग कितनी है, 2880 किलोमीटर। ठीक है, ये भारत में 1114 किलोमीटर बहती है। बाकी कहाँ बहती है, तो कुछ बहती है चीन में और कुछ बहती है पाकिस्तान में और कुछ बहती है भारत में। तो ये अंतर्राष्ट्रीय रिवर है जो 3 देशों में बहती है। चीन के तिब्बत से निकल के पाकिस्तान के तट पे जाके अरब सागर में मिल जाती है भारत के लद्दाख से होते हुए। ठीक, आगे चलें। इसकी ट्रिब्यूटरी की बात करेंगे तो श्योक, गिलगित, सिगार, काबुल, जास्कर और पंचनद कौन सी है, पंचनद में आपका ये जो नदियां हैं झेलम वगैरह, जो 5 नदियां सिंधु से जुटी हुई हैं। 5 नदियों में एक हो गया झेलम, एक हो गया चेनाब, एक हो गया सतलज, एक हो गया रावी। ठीक है, इतना समझ में आया। उसके बाद आगे बढ़े, इसका मुहाना देखेंगे। कहाँ गिरती है, तो पता है अरब सागर में गिरती है, 3 देश में बहती है, मैंने बता ही दिया आपको। अब आते हैं झेलम पे। झेलम का उद्गम स्थल कहाँ है, शेषनाग झील से। शेषनाग झील कहाँ है, ये पीर पंजाल श्रृंखला है। कहाँ, भारत, वेरीनाग के पास पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला से के पास शेषनाग झील से निकलती है। ठीक है, और ये कहाँ किस में जाके मिलती है, मुहाना कहाँ है इसका, चेनाब में। ध्यान रखना, झेलम सीधे सिंधु में नहीं मिलती, ये मिलती है चेनाब में। ठीक है, और चेनाब आगे जाके सिंधु से मिल जाती है। तो इस तरह से झेलम भी उसकी सहायक नदी हुई। ओके, इसकी विशेषता की बात करें तो ये पीर पंजाल श्रेणी से होकर बहती है। वहां पे वुलर झील है, वुलर झील के पास, और पाकिस्तान में जाके चेनाब से मिल जाती है। कौन सी, झेलम। ये श्रीनगर में एक विसर्ग का निर्माण करती है। आपको पता है कि हिमालय की नदियां विसर्ग का निर्माण करती हैं। रीजन, कई सारे रीजन है। एक तो इसमें पानी खूब ज्यादा होता है, आपने देखा, हम पढ़े थे ना कि जल स्रोत जो नदी वो रिवर से वाटर सिस्टम होता है, उसका निर्माण करने के कारक कई सारे हैं। तो इसमें पानी ज्यादा ही होता है। और अगर हिमालय की स्थलाकृति देखोगे तो उसकी चट्टानें क्या होती हैं, कोमल है। और अगर आप स्थलाकृति को देखोगे तो कहीं बहुत ऊंचाई है, कहीं थोड़ी ढाल है। तो जब ज्यादा पानी ऊंचाई से नीचे गिरेगा तो कुछ कहीं गार्ज बनाएगा, और जब ज्यादा पानी थोड़ा सा प्लेन एरिया में चलेगा तो विसर्ग बनाएगा काट पीट के। ठीक है, तो झेलम विसर्ग बनाती है। यहाँ पे जो गहरी घाटी है, मतलब जो गहरी घाटी बनाती है ये, उसका नाम है बांस मंगल। क्या नाम है, बांस मंगल। थोड़ा पेन को मोटा कर लेता हूं मैं ना। ठीक है, उसे कहते हैं बांस मंगल। यहाँ पे एक परियोजना है, मतलब एक डैम है जिसे कहते हैं मंगला डैम। क्या कहते हैं, मंगला डैम। और तुलबुल एवं उरी परियोजनाएं भी किस पे हैं, तो झेलम पे हैं। ठीक है, आगे चलें। नेक्स्ट नदी है हमारी चेनाब। चेनाब जो है वो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, इसके उद्गम की बात करें तो इसका उद्गम जो है वो हिमालय ग्लेशियर, बारालाचा मतलब हिमालय ग्लेशियर से है। हिमालय ग्लेशियर में कहा, हिमालय ग्लेशियर से है। और सॉरी, चेनाब की बात करेंगे तो चेनाब का जो ओरिजिन है वो, उसका ओरिजिन है हिमालय की नदियों से निकलने वाली 2 नदियों से मिलकर बनती है। जैसे हिमालय ग्लेशियर से एक निकलता है चंद्रा, एक निकलता है भाग। तो चंद्र और भागा नदियां आगे जाके केलांग तांडी में आपस में मिल जाती हैं, फिर वहां से इसको झेलम कहा जाता है। बारालाचा दर्रे के दोनों किनारे से एक नदी चंद्र और एक नदी भागा आगे जाके आपस में मिल जाती हैं, जहां से इसको झेलम कहा जाता है। तो चेनाब आगे जाके मिलती है सतलज नदी में। ठीक है, अब देखिए, चेनाब में आके झेलम मिल रही है, चेनाब में जाके सतलज मिल रही है। सतलज में 2 नदियां आगे जाके मिलेंगी, उसे हम पढ़ेंगे ब्यास और रावी। ठीक है, तो चेनाब में आके मिल रही है झेलम और सतलज, और वो सतलज और चेनाब का झेलम का पानी लेके चेनाब जा रही है, सिंधु में मिल रही है। आगे चलते हैं, तो इसकी सहायक नदी आपने देख ही लिया चेनाब की, एक झेलम है, एक रावी है और एक तवी है। तवी, रावी और झेलम, ये किसकी सहायक नदियां हैं, चेनाब की। इसकी विशेषता की बात करें तो ये पीर पंजाल में एक गहरा गार्ज बनाती है। और इस पे जो परियोजनाएं हैं वो बगलिहार परियोजनाएं, सलाल परियोजनाएं और दुलहस्ती परियोजनाएं। कौन सा, बगलिहार, सलाल और दुलहस्ती। बगलिहार, सलाल और दुलहस्ती परियोजनाएं किस पे हैं, कौन सी नदी पे है,
तो चेनाब नदी पे है। ये देखिए मैं फैक्चुअल पढ़ा, मतलब फैक्चुअल हम रिवीजन कर रहे हैं इसलिए ज़्यादा समझाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, नहीं तो इसमें इतने फैक्ट पूछ सकते हैं और इसकी विशेषताएं बताएंगे तो हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है और हम कंफ्यूज भी ज़्यादा हो जाएंगे। एक मतलब सब याद करने की जगह हमें एक भी याद नहीं रहेगा। ठीक है, अगली जो नदी हम पढ़ने वाले हैं वो है रावी। सॉरी, इसका उद्गम है वृहत हिमालय के रोहतांग दर्रे के पश्चिम से एक चंबा घाटी पड़ता है, उससे होते हुए बहती है। इसका मुहाना मतलब ये किस में जाके मिलती है? चेनाब में। अभी हमने देखा कि रावी किसी सहायक नदी है? चेनाब में। तो ये रावी जो है अपने भारत से बहते हुए पाकिस्तान में जाके चेनाब से मिल जाती है। इसकी जो परियोजनाएं हैं, एक चमेरा परियोजना और एक थीन परियोजना, जिसे रणजीत सागर भी कहते हैं। ठीक है, तो चमेरा और थीन परियोजना किस पे है? रावी नदी पे। रावी नदी का उद्गम स्थल रोहतांग दर्रे के पास है, जो हमारा कहाँ पड़ता है? हिमाचल में पड़ता है ना। और चंबा घाटी से होते हुए बहती है। चंबा घाटी से होते हुए कौन सी नदी बहती है? रावी नदी बहती है। चमेरा और थीन परियोजनाएं कौन सी नदी पे है? तो रावी नदी पे है। अगली नदी है हमारी ब्यास। व्यास भी रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश से व्यास कुंड से होकर बहती है और ये कुल्लू घाटी से भी प्रवाहित होती है। कुल्लू घाटी में जो कुल्लू मनाली कभी घूमने जाए तो वहां पे जो नदी मिलेगी वो व्यासी होगी। ठीक है, और इसका मुहाना जो है ये जाके सतलज में मिलती है। ठीक है, ये जाके सतलज में मिलती है। कौन सी? ब्यास। ब्यास, और जहां पे ये मिलती है वो उस स्थान का नाम है हरिके, जो पंजाब में पड़ता है। और वहीं से हम देखेंगे सतलज नदी पे जो हरिके बैराज, हरिके डैम बना है, जो परियोजना, और इंदिरा सागर नहर जो निकली हुई है, जैसे यहाँ देख लीजिए ये। तो धौलाधर, इसकी विशेषता धौलाधर श्रेणी में ये भी क्या बनाती है? एक गार्ज बनाती है। ठीक है, हरिके बांध भी किस पे है? सतलज और ब्यास के मुहाने के पास है हरिके बैराज। सतलज पे ही कहेंगे इसको। ठीक है, क्योंकि मुख्य नदी सतलज ही है इसका। इंदिरा सागर नहर निकाली गई है, जिसका उद्देश्य सिंचाई। ये नदी केवल और केवल भारत में बहती है। कौन सी नदी? ब्यास नदी। पाकिस्तान या चीन में नहीं ना तो चीन से निकलती है ना तो पाकिस्तान में मिलती है, सिर्फ और सिर्फ भारत से निकलती है। भारत में ही सतलज में विलीन हो जाती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सतलज। सतलज नदी का जो ओरिजिन है, उद्गम है, वो है राजस्थान। राजस्थान एक झील का नाम है। ठीक है, जो पड़ता है तिब्बत में। तो सतलज नदी भारत से नहीं, तिब्बत से निकलती है। वहां पे राजस्थान नाम के झील से निकलती है और ये सिपकिला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, भारत में प्रवेश किस दर्रे से करती है? सिपकिला दर्रा, जो भारत और चीन को चीन को जोड़ती है। वहां से सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है और हिमालय में एक गहरी घाटी का निर्माण करती हुई ये जाके सिंधु में मिल जाती है। ठीक है, इसके सतलज नदी पे अगर परियोजनाओं की बात करें तो भाखड़ा नांगल जो डैम है या जो परियोजना है वो किस पे है? सतलज पे। हरिके बैराज या हरिके बैराज छोटा डैम होता है, वो किस पे है? सतलज नदी पे है। इंदिरा गांधी जो नहर निकाली गई सिंचाई परियोजना के लिए, वो किससे निकाली गई है? वो निकाली गई सतलज से। और ये नहर बनाने के लिए ही हरिके बैराज बनाया गया। बैराज में पानी इकट्ठा करेंगे और नहर में छोड़ेंगे। ठीक है, तो हमने पढ़ी हिमालय नदियां हमने दो पढ़ी, एक अरब सागर की जो बहती है और दूसरी जो बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती है। तो हमने ये पढ़ा सिंधु, चेनाब, झेलम, रावी, ब्यास, सतलज। हमने इन्हें पढ़ा जो अरब सागर की ओर निकलती हैं। अब हम पढ़ेंगे जो बंगाल की खाड़ी की ओर बहती हैं, यानी पूर्व की ओर बहती हैं। इसमें सबसे मुख्य है ब्रह्मपुत्र और गंगा रिवर सिस्टम। इसी रिवर सिस्टम में हम इनकी सहायक नदियों को भी देखेंगे। जैसे अभी आप गंगा नदी सिस्टम देखेंगे तो गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो इसका कोई एक ओरिजिन नहीं है, कई सारी नदियां मिलकर आगे चली गंगा बनाती हैं। जैसे सबसे पहले हम देखेंगे तो सबसे पहले हमें दिखेगा अलकनंदा। ठीक है, अलकनंदा बद्रीनाथ के पास से निकलती है। अगर बद्रीनाथ मंदिर जो है वो कौन सी नदी के पास है? अलकनंदा नदी। ठीक है, तो बद्रीनाथ से निकली हुई अलकनंदा विष्णु प्रयाग में आके धौली गंगा इससे मिलती है। तो अलकनंदा और धौली गंगा आपस में कहाँ मिलती है? विष्णु प्रयाग में। यहीं पे विष्णु गंगा भी आके मिलती है लगभग। ठीक है, तो धौली गंगा, विष्णु गंगा, ये विष्णु प्रयाग में आके अलकनंदा से मिलती है। फिर ये अलकनंदा इनका पानी लेके आगे बढ़ती है तो इनसे आके नंदाकिनी नदी आके मिलती है। उसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ती है, नंदाकिनी, धौलागिरी और विष्णु गंगा का पानी लेके आगे बढ़ती है तो पिंडार नदी इससे आके कर्णप्रयाग में मिलती है। ये बाएं तट से है। ठीक है, ये बायां है, ये राइट साइड, लेफ्ट साइड। ठीक है, तो ये बाएं साइड से अलकनंदा में कौन कौन सी नदी मिलती है? पिंडार, नंदाकिनी, विष्णु गंगा और धौली गंगा। उसके बाद हम कर्णप्रयाग पर रुक जाते हैं। कर्णप्रयाग तक देखेंगे कि दाएं तरफ से कोई नदी आके नहीं मिली है, सिर्फ बाएं तरफ से मिल रही है। कौन कौन सी? धौली गंगा और विष्णु गंगा विष्णु प्रयाग में मिलती है। नंदाकिनी भी मिलती है इसमें आगे जाके। पिंडार नदी कर्णप्रयाग में मिलती है। फिर जब अलकनंदा आगे बढ़ती है तो केदारनाथ ग्लेशियर से निकली हुई मंदाकिनी नदी आके रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से मिल जाती है। तो रुद्रप्रयाग में कौन कौन सी नदी आपस में मिलती हैं?
मंदाकिनी और अलकनंदा। फिर अलकनंदा मंदाकिनी का पानी लेके आगे बढ़ती है, पहुंचती है देवप्रयाग। देवप्रयाग में मिलती है भागीरथी नदी, जो मतलब गंगोत्री से आ रही होती है। ठीक है, वहां से पानी लेके आती है और देवप्रयाग में मतलब अलकनंदा को दे देती है। देवप्रयाग से भागीरथी का पानी लेके जब अलकनंदा आगे बढ़ती है तब ये कहलाती है गंगा। तो देवप्रयाग के बाद से इसको गंगा कहते हैं, क्योंकि देवप्रयाग में गंगोत्री की भागीरथी आके इसमें मिल जाती है। तो अब ये आगे जाके प्रयागराज में यमुना नदी से मिल जाती है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। आगे गंगा नदी का जो ओरिजिन है वो है कौन सा ग्लेशियर? सतोपत ग्लेशियर। कहाँ है? गंगोत्री। ठीक है, तो गंगोत्री में सतोपत हिमानी से निकली हुई अलकनंदा और गंगोत्री हिमानी से निकली हुई भागीरथी देवप्रयाग में मिलकर गंगा नदी को बनाती हैं। सॉरी, ये गंगोत्री नहीं है, ये बद्रीनाथ है ना, ये बद्रीनाथ है। उसके बाद आप गंगा नदी हिमालय के मतलब चोटियों से निकल के बंगाल के फरक्का और स्थान है वहां पहुंचती है और एक बड़े डेल्टा का निर्माण करती है। किसके साथ? ब्रह्मपुत्रा के साथ। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्रा के साथ मिलके एक डेल्टा का निर्माण करती है। लेकिन उससे पहले ये बंगाल में हुगली के मतलब बंगाल के हुगली नामक स्थान पे दो भागों में बढ़ जाती है। गंगा आ रही है, पहुंचती है हुगली और यहाँ पे दो भागों में बढ़ जाती है। एक शाखा इसकी हुगली कहलाती है और दूसरी जो गंगा की शाखा है वो कहलाती है भागीरथी। ठीक है, और ये भागीरथी जब आगे जाके ब्रह्मपुत्रा से मिल जाती है तो कहलाती है पद्मा। ठीक है, ध्यान सुनिए। गंगा नदी बंगाल पहुंची, बंगाल में हुगली नामक स्थान पे ये दो स्थानों से मतलब बंगाल पहुंची, मान लीजिए बंगाल है, यहां से दो शाखाओं में टूट गई। तो एक शाखा इसकी जो गंगा की, जिसे हम भागीरथी कह रहे हैं, भागीरथी कहेंगे, और दूसरी हम कहेंगे हुगली। ठीक है, तो भागीरथी वाली शाखा जाती है बांग्लादेश और बांग्लादेश में मिलती है ब्रह्मपुत्रा से और यहाँ ये मिलके डेल्टा बनाते हैं। और जब गंगा की जो शाखा है भागीरथी और मतलब हाँ, इसको हम यहाँ पे भागीरथी ही कहेंगे। जब गंगा हुगली और जब गंगा दो धाराओं में टूट जाती है, एक को हम हुगली कहते हैं, दूसरे को हम भागीरथी कहती हैं। वो भी भागीरथी थी क्योंकि भागीरथी का पानी लेके आ रही थी ना, तो गंगा बनी, अलकनंदा में मिलके फिर यहाँ के टूट गई, तो फिर से इसको भागीरथी कह रहे हैं। तो भागीरथी वाला पार्ट गंगा का जब जाके ब्रह्मपुत्रा में मिलता है तो वहां इसको बांग्लादेश में उसको कहते हैं पद्मा। पद्मा जब आगे जाता है तो बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले इसको हम मेघना भी कहते हैं। ठीक है, मेघना भी कहते हैं। तो मेघना, पद्मा, भागीरथी, ये सब गंगा के ही नाम है अलग अलग जगहों पे, अलग अलग नदियों के मिलने की वजह से। इतना क्लियर हुआ। आगे गंगा की सहायक नदियों की बात करें तो एक सहायक नदी है लेफ्ट से और दूसरी सहायक नदी है जो राइट साइड से आती है। तो इसके लेफ्ट में तो एक तो हमारी यमुना हो गई, जो यमुनोत्री से पैरेलल बह के आती है, समानांतर बह के आती है और आके कहाँ मिल जाती है? अब देख लीजिए आयताकार बन रहा है ना, यही है आयताकार प्रतिरूप। सबको मिला दोगे तो वृक्षाकार हो जाएगा। तो ये है गंगा। गंगा की सहायक नदी यमुना जो दक्षिण साइड से मिलती है और यमुना में आके मिलती है चंबल, और चंबल की सहायक नदियों में है बनास, सिंध, काली और कूनो। तो बनास, सिंध, बनास, सिंध, काली और कूनो ये मिलती है चंबल में, और चंबल अपना पानी लेके जाती है यमुना को देती है, यमुना जाके अपना पानी किसको देती है? गंगा को। ठीक है, यमुना की सहायक नदियों में बेतवा और केन भी है। इतना क्लियर है। उसके बाद आप बंगाल जब पहुंचोगे ना तो आपको कुछ नदियां और है छोटी मोटी, उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, कितना याद करोगे। बंगाल में जब ये हुगली और दामोदर मतलब उसमें भागीरथी में टूटती है, भागीरथी में, तो हुगली नदी में एक शाखा की मिलती से कहते हैं हम दामोदर नदी। दामोदर को बंगाल का शोक कहते हैं क्योंकि अपने मार्ग में बहुत परिवर्तन करता है। ठीक है, ये हमने राइट साइड की नदियां पढ़ी। अब गंगा में लेफ्ट साइड से जो नदियां आके मिलती हैं उसको देखते हैं। तो एक तो गोमती नदी आके मिलती है, दूसरी घाघरा नदी आके मिलती है और तीसरी गंडक, और उसके आगे कोसी नदी आके मिलती है। कोसी नदी बहुत ज्यादा कटाव मतलब मिट्टी का कटाव और अपने मार्ग में परिवर्तन बहुत ज्यादा करती है, ये बिहार में, तो इसलिए इसको बिहार का शोक कहते हैं। ठीक है, तो गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी ये गंगा की दक्षिण से मिलने वाली सहायक नदियां हैं। ओके, आगे बढ़े। गंगा नदी में एक जो वाटरवे है, जलमार्ग है, उसका नाम है नेशनल वाटर वे 1। अभी यहाँ पे गंगा क्रूज एक चला था, क्या विलास उसका नाम क्या था? उसका नाम था गंगा विलास, जो बनारस से
प्रधानमंत्री जी ने उसको रवाना किया था, वो जाके हुगली में मिला था, है ना, 15 दिन का टूर था। ये प्रयागराज से हल्दिया तक जाता है। गंगा की लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर है। गंगा की लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। यह भारत की सबसे बड़ी नदी तंत्र है। बड़ी और लंबी में अंतर होता है। बड़ी भी है, लंबी भी है। बड़ी क्यों? क्योंकि इसका जो जल ग्रहण मतलब इसका जो पैटर्न है, रिवर पैटर्न, मतलब नदी तंत्र है, वो बहुत बड़ा है। इधर जब केन, बेतवा, यमुना, इधर गंडक, है ना, तो ये पूरा एरिया जो इसका वाटर सिस्टम है बहुत बड़ा है। ये भारत का, इसलिए इसको भारत की सबसे बड़ी नदी तंत्र कह रहे हैं। 2008 में गंगा नदी को नेशनल रिवर के रूप में घोषित किया गया था और 2017 में उत्तराखंड के हाई कोर्ट ने इसे जीवित मानव का दर्जा दिया। जीवित मानव देने का दर्जा का मतलब ये हुआ कि इसके जो अधिकार है वो लगभग मानव की तरह हो गए हैं, यानी सफाई का, उसके विकास का और इज्जत सम्मान का। ठीक है, मतलब कुछ जो मानवीय अधिकार होते हैं, सम्मान होते हैं, गंगा नदी को मिलने लगे हैं। ठीक है, 2017 से उत्तराखंड की हाई कोर्ट ने इसको जीवित मानव का दर्जा दिया था। 2008 में इसे राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। गंगा को याद रखने वाली चीज है। सिर्फ गंगा नदी की बात करें जो 4 राज्यों से बहके होके बहती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल। बाकी पूरे रिवर सिस्टम की बात करेंगे तो इसमें कई सारे राज्य आ जाएंगे। आपका इधर एमपी वगैरह भी आ जाएगा, उधर छत्तीसगढ़ भी आ जाएगा, दिल्ली भी आ जाएगा, कई सारे। और मतलब जिलों की बात करेंगे तो 28 जिलों से गंगा बहती है और 19 जिलों से यमुना बहती है। यूपी के जो 19 जिले हैं वो यमुना के तट पे पड़ते हैं और 28 जिले लगभग गंगा के तट पे पड़ते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इलाहाबाद के बाद या प्रयागराज के बाद जो जिले होंगे वो यमुना के तट पे तो पड़ेंगे नहीं। ठीक है, आगे हो गया। अब हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र आपने देखा, ये हमारा था हिमालय, इधर से आ रहा था गंगा। अब हिमालय के इस मतलब ये बृहद हिमालय के उस तरफ से हमारी ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है जो आगे जाके अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करेगी। यहां पे हिमालय का एक सेंटेक्सियल बेंड है या अक्षांश, यानी एकदम तीव्र घुमाव मोड़ कहते हैं उसको, उसे कहते हैं सेंटेक्सियल बेंड। तो वहां से ये घूम जाती है और भारत में प्रवेश करेगी। ठीक है, तो डिटेल में पढ़ते हैं इसको। ब्रह्मपुत्र नदी का जो ओरिजिन है वो है मानसरोवर झील। कहां? कैलाश पर्वत के पास, तिब्बत। ठीक है, तिब्बत में जो ग्लेशियर है उसे कहते हैं चेमायुंगडुंग। चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है कौन? ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। हमने अभी ट्रांस हिमालय के बाद हमने एक घाटी का नाम सुना होगा अक्सर, इंडस सांगपो सचर जोन। ये जो है यहाँ पे हमारा ट्रांस हिमालय और ये यहाँ पे हमारा ग्रेट हिमालय, उसके बीच में है इंडस सांगपो सचर जोन। तो एक तरफ निकल जाता है सिंधु रिवर, इंडस रिवर, और दूसरी तरफ सांगपो रिवर यानी ब्रह्मपुत्र रिवर। तो जब ये तिब्बत से निकल के पूर्व की ओर चलती है, कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी, तो हिमालय के सेंटेक्सियल बेंड से मुड़कर ये भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, जहां उसे सियांग या दिहांग रिवर के नाम से जाना जाता है। तो ब्रह्मपुत्र को ही हमारे अरुणाचल में दिहांग रिवर के नाम से भी जानते हैं। दिहांग इसको कब कहेंगे? जब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करेगी। लेकिन जब ब्रह्मपुत्र अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश कर जाएगी और इससे आके लोहित नदी का पानी मिल जाएगा, तब ये जब दिहांग नदी लोहित नदी का पानी लेके आगे बढ़ती है असम में, तो वहां से इसको हम ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। तो हम इसको तिब्बत में क्या कह रहे थे? कमेंट बॉक्स में बताइए। हम इसको जब अरुणाचल प्रदेश में आई तब हम इसको क्या कह रहे थे? कमेंट बॉक्स में बताइए। जब लोहित नदी की सहायक नदी पानी लेके आती है, इससे मिल जाती है, तो इसको आगे ब्रह्मपुत्र कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जाके डेल्टा बनाते हुए जब गंगा नदी या पद्मा से मिल जाती है, तब इसे हम मेघना कहते हैं। यानी ब्रह्मपुत्र और गंगा के पानी जब आपस में मिल जाते हैं उसको मेघना कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? कोई अलग नदियां हैं, वही नदियां हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र आपस में मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं। डेल्टा क्या होता है? डेल्टा नदियों के द्वारा लाया गया गाद अपने मुहाने से पहले छोड़ देती है और एक विशाल मैदान का निर्माण होता है जो लगभग त्रिभुजाकार होता है या डेल्टा के आकार का होता है। मैथमेटिक्स या फिजिक्स पढ़े होंगे तो डेल्टा जानते होंगे। तो डेल्टा के आकार का बनता है, जो स्थलखंड बनता है डेल्टा के आकार का, नदियों द्वारा लाए गए मिट्टी को जो अपने मुहाने पे छोड़ती हैं सागर में विलीन होने से पहले, उसी को हम डेल्टा कहते हैं। ठीक है, इसकी सहायक नदियां देख लेते हैं ब्रह्मपुत्र की।
ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों जो दाएं से मिलती हैं उसमें सुबनसिरी इंपॉर्टेंट है, कामेंग इंपॉर्टेंट है, मानस, आमो, संकोस और तिस्ता। तिस्ता किसमें मिलती है? ये हमारे ब्रह्मपुत्र में मिलती है। बाएं से मिलती है दिबांग, लोहित, धनसिरी, कोपिली, मेघना और बराक। ठीक है, एक चीज मैं आपको और बताऊंगा जो ब्रह्मपुत्र में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक माजुली द्वीप पड़ता है, माजुली द्वीप, ये कहाँ है? असम में है। ये ब्रह्मपुत्र में एक द्वीप है और सबसे बड़ा नदी द्वीप है। कुछ यहाँ पे नेशनल पार्क वगैरह भी हैं, उसे हम जब वो सब कवर करेंगे तब पढ़ेंगे, अभी इसमें हम हौच पौच नहीं करेंगे। ठीक है, तो माजुली द्वीप कहाँ पड़ता है? ब्रह्मपुत्र में पड़ता है। एक नदी द्वीप है जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। द्वीप कैसे होते हैं? समंदर में छोटे छोटे टापू होते हैं, वैसे ही नदी में टापू है, यहाँ पे लोग रहते हैं, घर हैं, नेशनल पार्क है। ठीक है, अब आते हैं हम प्रायद्वीपीय नदियों में। प्रायद्वीपीय नदियां एक पश्चिम की ओर बहती है और दूसरी जो वर्ग है वो पूर्व की ओर बहती है। पश्चिम की ओर बहने वाली में नर्मदा ताप्ती सबसे फेमस है, आप जानते हैं इसको, क्योंकि ये भ्रंश से होकर बहती है। ठीक है, ये पश्चिम की ओर क्यों बहती हैं? क्योंकि ये भ्रंश से बहती हैं। ये ढाल का अनुसरण नहीं करती हैं, इतना ध्यान रखना है। ये ढाल का अनुसरण नहीं करती, भ्रंश से बहती हैं, इसलिए ये अरब सागर में जाके गिरती हैं। उसके अलावा माही है जो अरब सागर में जाके गिरती है, साबरमती है जो अरब सागर में जाके गिरती है, पेरियार है जो सागर में जाके गिरती है, अरब सागर में गिरती है, मांडवी है, ये भी जाके कहाँ गिरती है? अपने अरब सागर में। एक जुआरी है। तो दो आपको पता होगा, हो सकता है आपको माही भी पता हो, साबरमती भी पता हो। गुजरात, पेरियार अपना केरल के आसपास, मांडवी लगभग यहाँ पे गोवा के आसपास, और जुआरी, इन सबको याद रखना है। उसके बाद पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं। पूर्व की ओर बंगाली खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं, इन्हें हम कहेंगे, एक है स्वर्ण रेखा, दूसरा है वैतरणी, तीसरा है ब्राह्मणी और गोदावरी, कृष्णा, महानदी, कावेरी। ये तो मुख्य नदियां हैं ही, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी मुख्य नदियां हैं। बाकी स्वर्ण रेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी किसी न किसी सहायक नदी हैं जो डायरेक्ट समुद्र में नहीं गिरती, लेकिन फिर भी इन्हें ये बंगाली खाड़ी में गिरती हैं, सॉरी, ये बंगाली खाड़ी में गिरती हैं। ठीक है, इनको तो हमने तटीय नदियों में पढ़ा था ना, पूर्वी तट की नदियां, पूर्वी तटीय नदियां जो छोटी होती हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं नर्मदा। नर्मदा की जो लंबाई है वो लगभग 1312 किलोमीटर है। इसका ओरिजिन है अमरकंटक, मध्य प्रदेश की पहाड़ी, मध्य प्रदेश में है। अमरकंटक की पहाड़ी कहाँ है? एमपी में है। वहां से ये निकलती है एक भ्रंश के माध्यम से। अब वो भ्रंश किन किन पहाड़ों के बीच में है? एक तरफ है विंध्य पर्वत, दूसरी तरफ है सतपुड़ा। यानी पहले पड़ेगा, अगर आप उत्तर प्रदेश की तरफ से आओगे, उत्तर भारत की तरफ से आओगे, तो सबसे पहले आपको विंध्य पर्वत पड़ेगा, फिर पड़ेगा ये नर्मदा नदी, उसके बाद पड़ेगा सतपुड़ा। तो सतपुड़ा और विंध्य के बीच में भ्रंश घाटी है, उससे अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है नर्मदा नदी, वहां से उस भ्रंश से होकर बहती है और खंभात की खाड़ी अरब सागर में जाके गिर जाती है। नर्मदा कहाँ निकलती है? अमरकंटक, मध्य प्रदेश से। बहती कहाँ से है? विंध्य और सतपुड़ा के बीच से, भ्रंश घाटी से। जाती मिलती कहाँ है? तो खंभात की खाड़ी, अरब सागर में। ठीक है, इसकी विशेषता क्या है? जो सरदार सरोवर परियोजना है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो मूर्ति है वो नर्मदा नदी के ही किनारे है। एक करंट की बात बताएं, भारत में सबसे बड़ा सोलर पार्क तैरता हुआ ये नर्मदा नदी में बनाया गया है, उसका नाम क्या है? उसका नाम कमेंट बॉक्स में सर्च करिए, जानिए और बताइए। ठीक है, तो सरदार सरोवर परियोजना किस पे है? नर्मदा नदी पे है। भेड़ा घाट में इस संगमरमर की चट्टानों को काटकर एक जलप्रपात बनाता है जिसका नाम है धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात कहाँ है? तो नर्मदा नदी बनाती है धुआंधार जलप्रपात। ये मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में पड़ता है। संगमरमर की चट्टानों से काटा, इसलिए बड़ा सुंदर है, व्हाइट संगमरमर की चट्टानों को पता है व्हाइट होता है, बड़ी सुंदर जगह है धुआंधार जलप्रपात। इसकी सहायक नदियां हैं ओरसंग, तवा, बंजर और सोर है ये। ठीक है, उसके बाद आता है दूसरी जो भ्रंश घाटी से होके पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है ताप्ती या तापी। इसकी लंबाई लगभग 724 किलोमीटर है। इसकी ओरिजिन एमपी में, मध्य प्रदेश में सतपुड़ा की पहाड़ी पर मुतलई नामक स्थान से मतलब इसका ओरिजिनल स्थान है। यह भी भ्रंश घाटी में बहता है और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात होते हुए ये भी खंभात की खाड़ी में जाके गिरती है। तो खंभात की खाड़ी में दो नदियां मिलती है, नर्मदा और ताप्ती, दोनों भ्रंश घाटी से बहती है और सागर में जाके गिरती है। क्लियर है?
इसकी जो मेन सहायक नदी है उसका नाम है अरुणावती। अरुणावती किसकी सहायक नदी है? तो ये तापी की, तापी या ताप्ती की, ठीक है। अगली नदी है हमारी गोदावरी। गोदावरी की लंबाई जो है ये है 1465 किलोमीटर। ये दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी, दक्षिण भारत की सबसे नदी और भारत की सेकंड लार्जेस्ट, भारत की सेकंड लार्जेस्ट नदी है, ठीक है। सबसे बड़ी गंगा, फिर गोदावरी, फिर चेनाब, फिर सिंधु, जो भारत में बहती है। लेकिन दक्षिण भारत में गोदावरी नदी सबसे बड़ी है, इसी कारण इसे दक्षिण की गंगा कहते हैं, ठीक है। इसका उद्गम स्थान है नासिक, महाराष्ट्र, त्र्यंबकेश्वर पर्वत, ठीक है। त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर से ये निकलती है कौन सी? गोदावरी नदी, महाराष्ट्र में। और ये कहाँ जाके गिरती है? तो ये जाके गिरती है बंगाल की खाड़ी में, डेल्टा बनाते हुए। किसके साथ? कृष्णा नदी के साथ डेल्टा बनाते हुए गोदावरी नदी जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी सहायक नदियां हैं पूर्णा, वर्धा, मंजरा, पेनगंगा, वेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती। सहायक नदियों में पूर्णा, वर्धा, मंजरा, पेनगंगा, वेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती। किसकी सहायक नदियां हैं? गोदावरी की, ठीक है। और इसकी हम द्रोणी की बात करें, यानी मतलब किस किस राज्य से ये अपना जल लेके बहती है, तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका। महाराष्ट्र से तो निकलती है त्र्यंबकेश्वर पर्वत नासिक से, एमपी में जाती है, छत्तीसगढ़ को टच करती है, छत्तीसगढ़ की सहायक नदियों से पानी लेता है। उड़ीसा में भी इसका वाटर सिस्टम फैला हुआ है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका। अब हम पढ़ेंगे कृष्णा नदी। कृष्णा नदी जो है वो भारत, दक्षिण भारत की सेकेंड लार्जेस्ट नदी है, भारत की नहीं, दक्षिण भारत की, ठीक है। इसका क्योंकि इसकी लंबाई कितनी है? 1402 किलोमीटर। उस और गोदावरी कितनी थी? 1465 किलोमीटर। गंगा की कितनी है? लगभग 2525, ठीक है। कृष्णा नदी दक्षिण भारत की सेकंड लार्जेस्ट नदी है। इसकी ओरिजिन है सह्याद्री पर्वत, महाबलेश्वर, महाराष्ट्र। ये कहाँ है? एमएच, महाराष्ट्र। सह्याद्री पर्वत, महाबलेश्वर से ये निकलती है कृष्णा नदी। इसकी सहायक नदियों में तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मालप्रभा, मूसी, भीमा। तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मालप्रभा और मूसी, भीमा इसकी सहायक नदियां हैं। किसकी? कृष्णा की। यह गोदावरी के साथ मिलकर आंध्र प्रदेश में बंगाल की खाड़ी के पास दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। पहला सुंदरबन, गंगा और ब्रह्मपुत्र। कृष्णा नदी को लेकर कुछ जल विवाद चल रहे हैं, उसमें कौन कौन से राज्य शामिल है? तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और महाराष्ट्र, ठीक है। याद रखने वाली चीज है, याद रहेगा। आगे बढ़े। अब हम पढ़ेंगे अगली नदी जो इंपॉर्टेंट नदी है वो है महानदी। महानदी की लंबाई है 851 किलोमीटर। इसका उद्गम स्थान है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में एक सिंघवा पहाड़ी है। सिंघवा पहाड़ी कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। वहां से निकलती है कौन? महानदी, जिसकी लंबाई है 851 किलोमीटर। और छत्तीसगढ़ से ये होते हुए उड़ीसा के पारादीप में जाके बंगाली खाड़ी से मिल जाती है। इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो एक शिवनाथ है, मांड है, ईब है, जोंक है, तेल है। ये महानदी की सहायक नदियां हैं। इस पे कुछ परियोजनाएं हैं, जैसे हीराकुंड परियोजना किस पे है? महानदी पे। टिकरपारा बांध परियोजना किस पे है? महानदी पे। तो हीराकुंड और टिकरपारा बांध परियोजना किस पे है? महानदी पे। इसका अगर अपवाह द्रोणी की बात करेंगे तो ये एमएच मतलब महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड और उड़ीसा में है। इसकी अपवाह द्रोणी कितने राज्यों में फैली है? लगभग 5 राज्यों में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, झारखंड और उड़ीसा। कावेरी, कावेरी की लंबाई जो है लगभग 800 किलोमीटर है। इसका ओरिजिन जो है ये कर्नाटका में है। ब्रह्मगिरी पर्वत, ब्रह्मगिरी पर्वत कहाँ पे है? कर्नाटका में है। ये आपको ध्यान रहना चाहिए कि ब्रह्मगिरी पर्वत कहाँ है? कर्नाटका में। कर्नाटका से ये निकलती है और दक्षिण पश्चिम तथा उत्तर पूर्व दोनों जो मानसून होते हैं ना इसको पानी देते हैं। इसलिए ये दक्षिण भारत की सदा नीरा, ठीक है, सदा नीरा कही जाती है, इसमें वर्ष भर पानी रहता है। अभी हम थोड़ा आगे आगे पढ़ेंगे इसके बारे में कि जो हिमालय की नदियां हैं, चलिए बता ही देते हैं। जो आपका रिवर सिस्टम है भारत में, एक तो ये आपका हमारा हो गया हिमालयन रिवर और दूसरा हो गया पेनिनसुलर यानी प्रायद्वीपी, प्रायद्वीपी नदियां। ये जो है वर्ष भर इसमें पानी रहता है और ये होती हैं मौसमी नदियां। यानी इनको पानी मिलता किससे?
इनको पानी मिलता है वर्षा से। जब बारिश होती है तो नदियों में पानी ज़्यादा रहता है, बारिश नहीं होती तो पानी इनकी नदियों में ना बहुत कम रहता है। लेकिन हिमालय की नदियों में पानी वर्ष भर रहता है। क्यों? क्योंकि एक तो इनको वर्षा से पानी मिलता है, और जब वर्षा खत्म हो जाती है तो इनको हिमालय के ग्लेशियर के पिघलने से पानी मिलता है। तो ये इससे पानी वर्ष भर रहता है और इसमें पानी मौसमी रहता है। तो ये लेकिन जो हमारी ये कावेरी नदी है, चूंकि इसे हमारा जो दक्षिण पश्चिम मानसून है जो लगभग गर्मी में आता है, इससे बारिश से वर्षा होता है तो भी इसको पानी मिलता है। और ये लौटता हुआ मानसून जो लगभग ठंडी के आसपास होता है, उससे भी वर्षा जो होती है उससे भी इसको पानी मिलता है। तो लगभग इसमें साल भर पानी रहता है। इस पे जो जलप्रपात है उसका नाम है शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पे है। इसका मुहाना मतलब यहाँ जाके कहाँ जाके खत्म होता है तो बंगाली खाड़ी में जाकर अपना पानी ढकेल देती है और खत्म हो जाती है। इसके सहायक नदियों में हमको मिलेगा हेमवती, लोकापावनी, हेरांगी, सिमसा, अर्कावती, लक्ष्मण तीर्थ, काबिनी, सुवर्णवती, भवानी और अमरावती। तो अमरावती, भवानी, स्वर्णवती, काबनी और लक्ष्मण तीर्थ, अर्कावती, सिमसा, हेरांग, लोकापावनी और हेमवती, ये सब किसकी सहायक नदियां हैं? कावेरी की। ठीक है, तो हमारी जो मुख्य मुख्य नदियां थी उसको हमने पढ़ लिया, उनकी सहायक नदियां भी पढ़ लिया, और उनकी सहायक नदियों से भी ये अंदाजा लगा सकते हैं कि उनका नाम याद रहेगा तो वो किस क्षेत्र में है, थोड़ा सा हमें आइडिया लग जाएगा। ठीक है, बाकी जब आगे और चीजें पढ़ेंगे तो इन नदियों का जिक्र आएगा, वो और क्लियर हो जाएगा। जब कभी हम बायोडाइवर्सिटी पढ़ेंगे, नेशनल पार्क पढ़ेंगे या कृषि पढ़ेंगे, तो कृषि को सिंचाई कहाँ से मिलती है, तो इन सब नदियों का जिक्र होगा, वहां से क्लियर हो जाएगा थोड़ा थोड़ा। ठीक है, अभी तो अंदाजा लगा ही लेंगे आप। उसके बाद हम थोड़ा सा ये एक अंतर लिखे हैं, हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों में अंतर। अंतर क्या है इन दोनों में? तो एक तो लंबाई का है, तो जो हिमालय की नदियां हैं उनकी लंबाई ज्यादा है और जिस वजह से उनमें जलग्रहण क्षेत्र भी उनका ज्यादा है। लेकिन जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं उनकी लंबाई लगभग इनकी अपेक्षा हिमालय नदियों की तुलना में कम होता है, और जिस वजह से उनका जलग्रहण क्षेत्र भी हिमालय की तुलना में कम होता है। दूसरा अंतर है कि हिमालय की नदियां 12 मासी होती हैं, क्योंकि उनको पानी वर्षा और हिमानी की बर्फ के पिघलने से भी पानी मिलता रहता है, इसलिए वो 12 मासी बहती रहती हैं। लेकिन ज्यादातर प्रायद्वीपीय नदियां, ज्यादातर कावेरी को छोड़ दिए हैं, कुछ और नदियां छोड़ दिए हैं, और कभी कभी पानी रह जाता है, तो ज्यादातर नदियां वर्षा आधारित होती हैं, इसलिए मौसमी होती हैं। क्योंकि हिमालय की नदियां अगर उसका देखेंगे तो वो उसकी बहुत ऊंचाई से ढाल का अनुरूप करके बहती हैं, पानी भी बहुत ज़्यादा है, वहाँ की हिमालय का जो चट्टान है वो भी बहुत ठोस नहीं, कोमल है, तो वो न पहाड़ों काट के घाटियां भी बनाती हैं और खूब बड़ा गड्ढा करके गार्ज भी बनाती है। जब ऊपर से गिरेंगी तो गार्ज तो बनेगा ही ना, तो गहरा गार्ज और गड्ढा मतलब गार्ज घाटियां बनाती हैं। वहीं जो दक्षिण भारत की प्रायद्वीपीय नदियां हैं वो कम गहरी होती हैं और उथली होती हैं। क्यों गहरी कम? क्यों? क्योंकि वही वो बेसाल्ट लावा से बना हुआ उसका सतह है, उस चट्टान कठोर होती हैं, उसको काटना भी कम मतलब आसान नहीं है, पहली चीज। और दूसरी चीज वहां पे जो ऊंचाई है वो भी कम है, ढाल कम है, और पानी भी कम है, तो उतना फोर्स भी नहीं लगा पाती, इसलिए हिमालय की अपेक्षा कम गहरी और उथली होती है। आगे चल के जब हिमालय की नदियां विसर्प मैदान में पहुंचती हैं तो विसर्प बनाती हैं, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा है और तराई क्षेत्र, मैदानी इलाका, मिट्टी भी सॉफ्ट है, तो खूब अपना काट पीट के विसर्प बनाती हैं। ठीक है, गोमुख जो संरचना है, नदी संरचना, वो भी बनाती है, अपने मार्ग बदलती रहती है। सोन नदी और आपने देखा है, सोन नदी को विसर्प बनाती हैं। ये थोड़ा सीधा बहती है क्योंकि इतना चट्टान है कठोर, पानी है कम, उतनी ताकत भी नहीं है कि ज्यादा काट पीट के अपना रास्ता बदले, तो जिस तरह से बहती रहती है उधर बहती रहती हैं। हिमालय की जो नदियां हैं वो पूर्ववर्ती हैं, जैसे हिमालय के बनने से पहले हैं। ठीक है, और प्रायद्वीपीय नदियां अनुवर्ती हैं। ये ढाल पूर्ववर्ती का मतलब ये स्थल का जो है अनुकरण नहीं करती, स्थल का या स्थल ढाल का अनुकरण नहीं करती। जैसे आप सिंधु देखिए, सिंधु, चेनाब, जितनी पंचनद हैं, और ब्रह्मपुत्र को देख लीजिए, ये लोग ढाल के अनुसार नहीं बहते। अगर ढाल के अनुसार बहती तो पाकिस्तान ना जा रही होती, उधर ना जा रही थी, बल्कि इधर आ रही होती, लेकिन वो लोग नदी घाटियों से बहती हैं। ठीक है, तो इस वजह से वो ढाल का अनुसरण कम करती हैं, जबकि प्रायद्वीपीय नदियां पश्चिम से पूरब बहती हैं और ढाल का अनुसरण करती है, कि पश्चिम में जो है वो ऊंचाई ज्यादा है और पूरब में ऊंचाई थोड़ी कम है, और इसमें पानी ज्यादा होता है। हिमालय नदियों में पानी ज्यादा होता है तो नौवहन के योग्य भी होती हैं और सिंचाई के अनुकूल भी होती हैं। ये सुविधा थोड़ी सी प्रायद्वीपीय नदियों में कम होता है। तो ये तो था, ठीक है, मेंशंस में आ गया, कभी कभी स्टेटमेंट बेस में पूछ लेता है।
तो जानना चाहिए। तो हम ठीक है, आज के इसमें छोटे से वीडियो में हमने पढ़ा, छोटा क्या बहुत बड़ा हो गया, नदियों का रिवीजन किया, लेकिन कंप्लीट रिवीजन था। एक बार आप इस थोड़ा सा मैप को रिवीजन कर लें। ये हो गया। तो हम देख रहे थे ये है इंडस रिवर। इंडस रिवर में जाके झेलम, इंडस रिवर में जाके ये चेनाब है। ये है चेनाब अपना, ठीक है। और ये है अपना चेनाब, और ये है अपनी झेलम रिवर। ये झेलम जाके कहाँ मिल रही है? चेनाब में मिल रही है। और सिंधु नदी तो तिब्बत से आ ही रही है, वो सीधे निकल जा रही है, ठीक है। उसके बाद अपनी ये जो सतलज नदी है, ये कहाँ से आ रही है? ये भी तिब्बत से निकल रही है, ठीक है। सतलज में आके ब्यास रजी नदी मिल रही है, और रावी किस में मिल रही है? ये जाके चेनाब में मिल रही है। तो चेनाब जो है सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। चेनाब में झेलम का पानी मिल रहा है और रावी का पानी मिल रहा है। सतलज नदी में ब्यास का पानी मिल रहा है। ब्यास नदी भारत में ही निकलती है और भारत में ही खत्म हो जाती है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आप ब्रह्मपुत्रा देखिए। ब्रह्मपुत्रा तिब्बत से निकलती है, जहां पे इसको यारलंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। फिर ये पहुंचती है और सेंटेक्सियल वे से मुड़ के ये प्रवेश करती है असम में, जहां इसको दिहांग के नाम से जाना जाता है। फिर इसमें आके लोहित नदी मिल जाती है। अरुणाचल में दिहांग कहते हैं। जब ये आगे बढ़ती है, उसमें लोहित नदी मिल जाती है, तब इसको असम में ब्रह्मपुत्रा के नाम से जाना जाता है। फिर ये ब्रह्मपुत्रा आगे बढ़ती है, इसमें आप देखोगे आगे तिस्ता मिल रही है। तिस्ता का पानी लेकर ये आगे बढ़ती है तो गंगा में मिल जाती है। गंगा में मिलने के बाद इसको क्या कहते हैं? मेघना, ठीक है। बराक नदी इसकी सहायक नदी है, किसकी? ब्रह्मपुत्रा की। उसके बाद हम देख रहे हैं गंगा को। गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है, डिटेल हम नहीं पढ़ेंगे। आगे जाके ये बढ़ जाती है, एक भागीरथी बन जाती है, या गंगा कह लो, एक हुगली बन जाती है। और ये जो है ये डेल्टा है, विश्व का सबसे बड़ा, इसका नाम है सुंदरबन। गंगा के सहायक नदियों में यमुना सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना में चंबल नदी आके मिलती है। चंबल की सहायक नदी है बनास और पार्वती। यमुना की सहायक नदियों में चंबल नदी और बेतवा नदी भी शामिल है, ठीक है। प्रयागराज में आके यमुना गंगा से मिल जाती है। आगे चल के सोन नदी भी गंगा में जाके मिलती है। अब इसके हम इस तरह की बात करेंगे तो सबसे पहले गोमती गंगा में मिलती है, फिर घाघरा गंगा में मिलती है, फिर गंडक मिलती है, फिर कोसी मिलती है, ठीक है। हो गया। उसके बाद हम थोड़ा पश्चिम की नदियां, राजस्थान की बात करेंगे। पश्चिम की नदियां तो ये है थार का मरुस्थल, और ये हमारा अरावली है, ठीक है। तो अरावली और थार को अलग कौन करता है? लूनी नदी। लूनी नदी थार और अरावली के बीच से बहते हुए जाके कच्छ के रण में मिल जाती है। वहीं पे थोड़ा आगे बढ़ेंगे दक्षिण की तरफ तो हमको मिलेगी साबरमती नदी। साबरमती नदी जाके अरब सागर में गिरती है। उस साबरमती के दक्षिण में हमको मिलेगी माही नदी। माही नदी भी जाके पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है। उसके बाद जब हम विंध्य पर्वत क्रॉस करेंगे तो हमको मिलेगा नर्मदा नदी। नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है पश्चिम की ओर, खंभात की खाड़ी में जाके गिरती है। नर्मदा नदी के बाद हमको मिलेगा सतपुड़ा पर्वत, यानी नर्मदा विंध्य और सतपुड़ा के बीच में बहती है। सतपुड़ा को क्रॉस करेंगे तो हमको मिलेगी तापी नदी। तापी नदी भी क्या है? तापी नदी भी क्या है? पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, भ्रंश घाटी में बहती है, ठीक है। उसके बाद हमें गोदावरी मिलेगी। आगे बढ़ेंगे तो गोदावरी जो दक्षिण भारत सबसे बड़ी, भारत की दूसरी बड़ी नदी है, जिसे दक्षिण गंगा भी कहते हैं। इसकी कुछ सहायक नदियां, वेन गंगा आ रही इधर से, महानदी भी हमने देखा था, महानदी का एक तेल है। उसके बाद हम कुछ तटीय नदी भी देखे, जैसे सुबनसिरी थी, ब्राह्मणी थी, ठीक है। हो गया। उसके बाद हम देखेंगे कृष्णा नदी। कृष्णा नदी गोदावरी के साथ यहाँ पे डेल्टा बनाती है। उसके बाद कृष्णा की जो सहायक नदी थी भीमा, वो यहाँ से आ रही है। तुंगभद्रा यहाँ से आ रही है। पेन्नार भी है जो तटीय नदी हमने देखा था, पूर्व की ओर बहती है। उसके बाद एक था पलार नदी, वो भी जाके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। फिर हमको मिलेगी कावेरी नदी जो कराईकलम या पुदुचेरी, ये हाँ, इसका हम एक चीज नहीं डिस्कस किए थे। इस कावेरी का जो नदी क्षेत्र है वो कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु और पुदुचेरी 4 राज्यों में इसका जो नदी तंत्र फैला हुआ है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।